मौसम खराब था। काले बादलों ने पूरे आसमान को घेरा हुआ था और उनके बीच में से बिजलियां कड़क रही थी। ऐसे दिन दूर किसी विलेज के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है। वो विलेज साधारण सा था, उसकी फैमिली साधारण सी थी, पर वो साधारण नहीं था। बचपन से ही यह बाकी विलेजर्स के बच्चों से काफी अलग था। जब बाकी बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं जानते थे तो ये 3 भाषाएं जानता था। जब बच्चे रेंगा करते थे तो ये दौड़ता था, और जब बच्चे खिलौने से खेला करते थे तो ये तलवारों से खेला करता था। उसकी जिंदगी बहुत ही आराम और शांति से बीत रही थी, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी में अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जो कभी शांत नहीं होगा। एक दिन लकड़ी काटने के लिए वो जंगल के अंदर जाता है। कुछ लकड़ियां काटने के बाद जब वो वापस आता है तो उसकी आंखें फती की फती रह जाती हैं। किसी ने उसके विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो खुशहाल विलेज अब मातम का जगह बन चुका था। हर जगह से चिल्लाने की आवाज आ रही थी और सिर्फ कुछ लोग ही जिंदा बचे थे। ये देखकर वो दौड़ के अपने घर के पास जाता है और देखकर दंग रह जाता है। उसके घर को भी बुरी तरीके से तबाह कर दिया गया था। उधर उसके मम्मी पापा और उसका भाई भी नहीं दिख रहा था। वो अंदर से पूरा टूट जाता है और एक विलेजर से पूछता है, ये किसने किया? मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई किधर है? वो विलेजर बताता है कि जब तुम जंगल में लकड़ी काटने गए थे तो उसके कुछ समय बाद ही एक उड़ता हुआ मोब आता है जो कि अपना नाम हेरोब्राइन बताता है। वो सीधे मुखिया जी के घर चला जाता है और उनसे कुछ सवाल पूछता है जिनका जवाब वो देने से साफ मना कर देते हैं। गुस्से में आकर उसने मुखिया जी और उनके पत्नी को उधर ही मार दिया और पूरे विलेज को बर्बाद कर दिया। ये सुनकर वो सुन्न हो जाता है, क्योंकि उस विलेज के मुखिया और कोई नहीं, उनके पापा थे। और वो विलेजर ये बताता है कि उसके भाई को हेरोब्राइन उठा कर ले गया। ये सुनने के बाद उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, मुझे अपने भाई को बचाना है और हेरोब्राइन से मुझे लेना है रिवेंज। कई सालों तक वो अलग अलग बायोम्स में भटकता रहा। रास्ते में उसे कई बर्बाद विलेजेस मिले, कई आबाद विलेजेस मिले और कुछ ऐसे विलेजेस में मिले जो कि आबाद थे पर वो बर्बाद हो रहे थे, और उन्हें बर्बाद कर रहा था हेरोब्राइन। काफी मेहनत करने के बाद उसने जरूरी सामान इकट्ठा कर ही लिया जो कि उसकी मदद करते हेरोब्राइन को हराने में। तभी उसके घर के सामने एक एंडरमैन टेलीपोर्ट होता है। अचानक एक एंडरमैन को देखकर वो जल्दी से अपना तलवार निकाल लेता है। तभी एंडरमैन बोलता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मुझे भेजा गया है आपको ढूंढने के लिए, और मैं अकेला नहीं हूँ जो कि आपको ढूंढ रहा है। ऑलमोस्ट 50,000 एंडरमैन आपको पिछले कई सालों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज जाके फाइनली आप मुझे मिल ही गए। लेकिन इतने सारे एंडरमैन्स को भेजा किसने है? एंड डायमेंशन के महाराजा एंडर किंग ने। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एंडरमैन फिर बोलता है, हमारे महाराजा आपसे मिलना चाहते हैं। उनके पास हेरोब्राइन से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन है, और साथ में उन्हें यह भी मालूम है कि हेरोब्राइन ने आपके भाई को अभी कहाँ छुपा कर रखा है। ये सुनते ही वो राजी हो गया एंडर किंग से मिलने के लिए, और एंडरमैन ने उससे एंड सिटी में टेलीपोर्ट कर दिया। एंड में आती उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है जो कि उसके रगों से दौड़ रही थी, लेकिन ये शक्ति उसको पहली बार महसूस नहीं हुआ था। जब वो छोटा बच्चा था तब उसे ऐसी शक्तियां महसूस हुआ करती थी, लेकिन वहां कुछ तो ऐसा था जो कि उस शक्तियों को दबा देता था। लेकिन एंड में ऐसा नहीं हुआ। एंड में वो शक्तियां बाहर निकलने लगी और देखते ही देखते उसका रंग चेंज होने लगा, और वो कुछ ऐसा बन गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने अंदर इतना बदलाव देखकर वो थोड़ा घबरा गया और एंडरमैन से पूछने जा ही रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी एंडरमैन अपना सर झुकाता है और उससे कहता है, हे एंड डायमेंशन के रक्षक, ये मेरा सौभाग्य था कि मैं आपको एंड डायमेंशन तक लेकर आ पाया। मुझे मालूम है कि आपके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उठ रहे होंगे। आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपको एंडर किंग के पास लेकर चलता हूँ। वो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। वो उसे एंडर किंग के पास ले जाता है। जैसे ही एंडर किंग उसे देखते हैं वो अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और उसके पास आते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद और भरोसा साफ देखा जा सकता था।
वो घबराते हुए उनसे पूछता है कि मुझे क्या हो रहा है, आखिर मैं इतना बदल क्यों रहा हूँ और कहीं मैं कोई राक्षस तो नहीं बन रहा ना। मैं अभी एक अजीब सी शक्ति अपने अंदर महसूस कर पा रहा हूँ जो कि मुझे बहुत सुकून दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आखिर ये है क्या। तब एंडर किंग बताते हैं कि तुम कोई राक्षस नहीं बन रहे हो, ये तुम्हारा असली रूप है, क्योंकि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एंड रक्षकों के वंश हो और तुम्हारा असली नाम है एंडर ब्राइन। वो पहले घबराया हुआ था और ये सब सुनने के बाद वो समझ नहीं पाता है कि आखिर चल क्या रहा है। तब एंडर किंग उसे विस्तार में समझाते हैं एंड के रक्षा की जिम्मेदारी एंड रक्षकों ने अपने कंधों पर लिया और उसे अच्छे से निभाया भी, लेकिन एक दिन हेरोब्राइन ने एंड पर अटैक कर दिया। सारे एंड के योद्धाओं ने उसका जमकर मुकाबला किया, लेकिन उसके शक्तियों के सामने कोई टिक नहीं पाया। ये लड़ाई हाथ से निकलते हुए देख तुम्हारे पिताजी ने अपने खून से लिपटा हुआ एक असीम शक्ति वाला तलवार बनाया, जिसका इस्तेमाल करके हेरोब्राइन को रोका जा सकता था, लेकिन हेरोब्राइन को रोकते समय एक ऐसा एक्सप्लोजन होता जिसके कारण तुम्हारी मौत हो जाती। इसलिए तुम्हें धरती पर तुम्हारे पिताजी के दोस्त के घर भेज दिया गया और तुम्हारी माँ ने उस तलवार का इस्तेमाल करके हेरोब्राइन को रोक दिया, लेकिन उसकी कीमत थी सैकड़ों एंड के योद्धाओं की जान। हमें जानकारी मिली है कि हेरोब्राइन अब फिर से एंड पर अटैक करने वाला है और सिर्फ तुम ही वो हो जो कि हेरोब्राइन को रोक सकता है, पर मैं हेरोब्राइन को कैसे रोक पाऊंगा, मेरे पास उतनी शक्तियां नहीं हैं। असल बात तो ये है कि तुम अपने आप को पहचानते नहीं हो। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले द ग्रेट एंड गॉड का एक छोटा सा अंश तुम्हारे अंदर डाल दिया था जो कि उनके पास मौजूद था, और वो अंश आज भी तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम कोई साधारण मनुष्य या फिर साधारण एंड रक्षक नहीं हो, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिसको अगर तुम सही से इस्तेमाल करना सीख जाओ तो तुम पूरे एंड डायमेंशन के जितने भी एंडरमैन्स हैं उनसे एक बार में लड़ाई कर सकते हो और उन्हें एक ही सेकंड में हरा सकते हो। कई सालों तक एंड में ही अपने आप को समझने की कोशिश करते रहा और जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था वैसे वैसे वो और भी ज्यादा शक्ति महसूस कर पा रहा था। धीरे धीरे वो उड़ना भी सीख जाता है और साथ में किसी भी ब्लॉक को वो चुटकी बजाते ही तोड़ पा रहा था। काफी सालों तक इंटेंस प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने आप को कंट्रोल करना सीख गया। धीरे धीरे वो सारी शक्तियों को भी कंट्रोल करने लगा। उसके पास अब ये भी शक्ति था कि वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में चुटकी बजाते ही टेलीपोर्ट कर पाए, जैसा कि एंडरमैन्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत था, अगर वो धरती पर टेलीपोर्ट होता है तो एंड डायमेंशन में वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो धरती पर टेलीपोर्ट होगा उसकी पावर्स चली जाएंगी, क्योंकि धरती पर कुछ तो ऐसा है जो कि उसके पावर को दबा देता है। इसके सॉल्यूशन के लिए वो एंडर किंग के पास जाता है और उन्हें अपना प्रॉब्लम बताता है और उनसे पूछता है कि आखिर मेरी पावर्स को कौन दबा रहा है। तो वो ये बताते हैं कि ये और कोई नहीं हेरोब्राइन के साथी जाइंट एलेक्स का काम है। जाइंट एलेक्स के पास ये शक्तियां हैं कि वो किसी की भी पावर्स को दबा सकती है ताकि वो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल ना कर सके और हेरोब्राइन उसे तुरंत मार दे। तो वो पूछता है कि इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो एंडर किंग बताते हैं कि हाँ बिल्कुल इसका सॉल्यूशन है। तुम्हें द ग्रेट एंडर गॉड के स्टैचू के पास जाना है और उस स्टैचू के तुम्हें 7 चक्कर लगाने हैं, जिससे तुम्हारा खून और तुम्हारी शक्तियां दोनों मिलकर एक हो जाएंगे और उससे कोई भी शक्ति अलग नहीं कर पाएगा। साथ में वो उसे ये भी बताते हैं कि उसके पिता की तलवार एंड टेम्पल के अंदर रखा हुआ है, जिसके अंदर असीम शक्तियां हैं। ग्रेट एंड गॉड स्टैचू के 7 चक्कर लगाने के बाद वो सीधे चला जाता है एंड टेम्पल में ताकि वो अपने पिता की तलवार ले सके, और वहां जाकर उसे तलवार मिल भी जाती है। जब वो अपने पिता की तलवार उठाता है तो उसे बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस होता है। उसे लगता है कि इस तलवार से तो वो पूरी की पूरी दुनिया जीत सकता है। जब एंडर ब्राइन को उसके पिता की तलवार मिल जाती है तो वो काफी ज्यादा शक्ति महसूस करता है और वो सीधे चला जाता है ओवरवर्ल्ड के अंदर ताकि वो अपने माता पिता के कातिल हेरोब्राइन को मौत के घाट उतार सके।
ओवरवर्ल्ड में पहुंचते ही उसे काफी ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगता है और काफी ज्यादा कमजोरी भी होता है और उसके कुछ देर बाद उसकी जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे जाने लगती है और वो बन जाता है एक नॉर्मल इंसान। ये देखकर वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है, क्योंकि एंडर किंग के कहने पर उसने द ग्रेट एंड स्टैचू के 7 चक्कर लगाए थे एंड उसको लगाने के बाद उसको काफी ज्यादा शक्ति भी महसूस हो रहा था। तो आखिर कैसे उसकी जो शक्ति हैं वो वापस से चली जाती हैं जब वो ओवरवर्ल्ड में आता है तो। और इस सवाल का जवाब उसे एंड डायमेंशन में ही मिल सकता था, लेकिन वो एंड डायमेंशन में जा नहीं सकता था क्योंकि उसके पास उसकी शक्तियां थी नहीं कि वो चुटकी बजा के एंड डायमेंशन में पहुंच सके। तो वो तलाश शुरू कर देता है एंडरमैन का ताकि उससे वो थोड़ा सा मदद ले सके और वो एंडरमैन उसे एंड डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दे। दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने, महीनों से साल और साल से कई सालें बीत जाती हैं, लेकिन उसे एक भी एंडरमैन नहीं दिखता है। ऐसा लग रहा था कि ओवरवर्ल्ड से जितने भी एंडरमैन हैं उन सबको वापस बुला लिया गया है और ओवरवर्ल्ड में एक भी एंडरमैन नहीं है। उसकी जिंदगी भी अब बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुकी थी। वो हर दिन उठता था, बाहर जाकर एंडरमैन को ढूंढता था और कुछ खाना कलेक्ट करता था। ऐसे ही घूमते घूमते उसे एक ऐसी चीज दिखती है जो कि उसका होश उड़ा देता है। ऐसा लग रहा था कि वहां पर काफी सारे लोगों को मार कर टांग दिया गया है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे हवा में एक ट्राइडेंट उड़ता हुआ दिख जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उस ट्राइडेंट का पावर देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये काम और किसी का नहीं, हीरो ब्राइन का है। हीरो ब्राइन को देखने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ये भूल जाता है कि उसके पास उसकी शक्तियां नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर भूत सवार है हीरो ब्राइन को मारने का। वो बस हीरो ब्राइन को कैसे भी करके मारना चाहता है। बिना सोचे समझे वो अपने पिता की तलवार निकालता है और वो सीधे चला जाता है हीरो ब्राइन को मारने। लेकिन एंडर ब्राइन के पास उसकी शक्तियां ना होने के कारण वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार जाता है और एंडर ब्राइन की मौत हो जाती है। लेकिन एंडर ब्राइन की मौत इस कहानी का अंत नहीं, इस कहानी का शुरुआत है। जैसा कि हम सब लोग को मालूम है कि एंडर ब्राइन कोई आम आदमी नहीं है या फिर कोई आम एंड रक्षक नहीं है। उसके अंदर है द ग्रेट एंड गॉड के शक्तियों का अंश और इस कारण से वो अमर है, वो कभी भी मर नहीं सकता है। और जो लोग अमर होते हैं वो लोग कभी मर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें बहुत ज्यादा असीम शक्तियों के साथ मारा जाए तो वो सीधे टेलीपोर्ट हो जाते हैं डार्क डायमेंशन के बेडरॉक प्रिजन के अंदर और वहीं पर उनकी आत्मा कैद हो जाती है। ये बेडरॉक प्रिजन पूरे ब्रह्मांड के बीच में बना हुआ है, जिसके अंदर ब्रह्मांड के सारे खतरनाक जीव जो दूसरे लोगों को बेमतलब का मारते रहते हैं उन्हें कैद करके रखा गया है। 30 साल और गुजर जाते हैं, लेकिन एंडर ब्राइन के लिए वो 30 साल 3 लाख साल के बराबर थे, क्योंकि डार्क डायमेंशन का जो टाइम है वो काफी ज्यादा स्लो चलता है और इस कारण से धरती का 1 साल वहां पर 10,000 साल के बराबर होता है। एंडर ब्राइन वहां पर जिंदा लाश बन चुका था। वो बस एक छोटे से कमरे के अंदर रहा करता था और उसके पास कुछ नहीं था। जब वो बेडरॉक प्रिजन के अंदर कैद हुआ तो उसे लगा था कि वो यहाँ से निकल पाएगा, लेकिन उसने काफी ज्यादा ट्राई किया, लेकिन वो यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था और इस कारण से उसने अपना उम्मीद भी एकदम छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन उसे बाहर से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अटैक कर दिया है और बेडरॉक गार्ड्स उससे लड़ रहे हैं। काफी देर तक ये लड़ाई चलते रहा और उसके बाद से हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया। तभी उसके सामने वाला बेडरॉक टूटता है और वो देखता है कि उसके सामने खड़ी है एक लड़की। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये लड़की है कौन, लेकिन ये सब सोचने का समय उसके पास नहीं था और इसलिए बिना सोचे समझे वो उसका पीछा करने लगता है और वो देखता है कि बेडरॉक प्रिजन के काफी सारे गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया गया है। काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद वो दोनों फाइनली जाकर वहां से बाहर निकल जाते हैं और वो लड़की उसे एंड डायमेंशन के अपने खूबसूरत विलेज के अंदर ले जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात होती है एंड्रो से, जो कि उस लड़की के पिता थे और एंडर किंग के बड़े भाई थे। हीरो ब्राइन ठीक से समझ नहीं पाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है और वो उससे पूछता है कि आप कौन हैं और मुझे किस जगह पर लाया गया है। तब वो बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी बोलता है कि मेरा नाम है एंड्रो और मैं एंडर किंग का बड़ा भाई हूँ।
कई सालों पहले की बात है जब हीरो ब्राइन ने एंड डायमेंशन पर अटैक किया था और उसके अंदर काफी सारे लोगों की मौत हुई थी। लेकिन सच तो ये है कि हीरो ब्राइन को बुलाने वाला और कोई नहीं, एंडर किंग था। और उसने ही तुम्हारे माता पिता को धोखे से मारा ताकि वो द ग्रेट एंड गॉड के शक्तियों का अंश अपने अंदर ले सके। उस समय मैं एंड डायमेंशन का राजा हुआ करता था और जब मुझे ये बात मालूम चला तो मैंने एंडर किंग को पूरे डायमेंशन से बाहर निकाल दिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो वापस आएगा। उसने अपनी शक्तियों से सारे एंडरमैन को अपने कब्जे में कर लिया और मेरा राज सिंहासन छीन के मुझे बंदी बना लिया। जैसे तैसे करके मैं वहां से बाहर निकला और मैं कई सालों से बस छुप रहा हूँ। लेकिन समय के साथ साथ उसकी शक्तियाँ कम होते जा रही थी क्योंकि तुम बड़े होते जा रहे थे और तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी। और इस कारण से उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। सबसे पहले उसने तुम्हें ढूंढा और उसके बाद तुम्हें एंड डायमेंशन में वापस बुलाया। अपने तंत्र मंत्र के शक्तियों की मदद से उसने तुम्हारे शक्तियों को अपने शक्तियों से मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहा क्योंकि तुम अभी जिंदा हो और जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक वो तुम्हारी शक्तियों को अपने अंदर मिला नहीं सकता है। इस कारण से उसने तुमसे झूठ कहा और तुम्हें ओवरवर्ल्ड में वापस भेज दिया ताकि तुम हीरो ब्राइन से लड़ने जाओ, वो भी अपने बिना शक्तियों के साथ। उससे मालूम था कि जब तुम उससे लड़ोगे तो तुम हारोगे ही और तुम सीधे पहुंच जाओगे बेडरॉक रीजन के अंदर, जिसकी दीवार इतनी मजबूत है कि कोई भी शक्ति उससे बाहर नहीं जा सकता है। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि दूसरे डायमेंशन के लिए तुम मर चुके हो। तुम्हारे कैद होते ही उससे तुम्हारी शक्तियां भी मिल गई और वो उन शक्तियों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया। लेकिन वो इतनी शक्तियों में भी संतुष्ट नहीं था, उसे तो पूरे ब्रह्मांड का राजा बनना था और इसके लिए उसने अटैक कर दिया नेदर के ऊपर। ये लड़ाई कई सालों तक चला जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन अंत में एंडर किंग ने नेदर पे भी कब्जा कर लिया और उसे नेदर की भी शक्तियां मिल गई। अब वो ओवरवर्ल्ड में अटैक करने की तैयारी कर रहा है और अगर वो ओवरवर्ल्ड को भी कैप्चर कर लेता है तो वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उससे भगवान भी रोक नहीं पाएंगे। और हमें एंडर किंग को रोकना पड़ेगा ताकि वो ओवरवर्ल्ड को ना जीत सके, क्योंकि अगर वो एक बार ओवरवर्ल्ड को जीत गया तो उसके पास तीनों शक्तियों का अंश आ जाएगा, जिसको मिलाकर वो एक ऐसी शक्ति बना सकता है जिससे मल्टी डायमेंशनल पोर्टल खुल जाए, जिससे वो मल्टीवर्स पे अटैक करेगा और एक एक करके सारे के सारे डायमेंशंस को वो जीतने लगेगा, जिससे उसे और ज्यादा शक्ति मिलेगा। और उसे सिर्फ तुम रोक सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास भी वैसी शक्तियां हैं जैसी एंडर किंग के पास हैं। पर मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ जिसने पूरा का पूरा नेदर अकेले जीत लिया? जितना मैं जानता हूँ एंडर किंग को, वो अकेले नेदर को जीत ही नहीं सकता है, क्योंकि नेदर के पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो कि एंडर किंग को तुरंत ही मार डालेंगी। लेकिन एंडर किंग ने अगर नेदर को जीता है, इसका मतलब कि उसके पीछे कोई ना कोई तो और है, कोई ना कोई तो एंडर किंग की मदद कर रहा है। मुझे क्या लगता है कि एंडर किंग की मदद पापा तभी वहां पर कोई अटैक कर देता है जो कि एंड्रो को तुरंत ही मार डालता है और उसका नाम था एंटिटी 303। उसे देखने के बाद एलेक्स ब्राइन बोलती है, इसे तो डार्क डायमेंशन के बेडरॉक प्रिजन के अंदर कैद कर दिया गया था, तो ये यहाँ कैसे? अब चाहे ये कहीं से भी भागा हो, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। एलेक्स अपने जादू की छड़ी घुमाती है और वहां से एंडर ब्राइन को लेकर भाग जाती है। ये देखकर एंडर ब्राइन उससे पूछता है कि आखिर बुज़दिलों की तरह मुझे लेकर क्यों आई? मैं उसे मार डालता। आखिर उसने तुम्हारे पिता को मारा था तो तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? तो एलेक्स बोलती है कि वो एंटिटी 303 नहीं था, वो कोई और था, कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली। मैं उसके डार्क एनर्जी को महसूस कर पा रही थी और उसकी आंखें भी अलग थी। वो एंटिटी 303 नहीं था, वो कोई और था। मरने से पहले तुम्हारे पिता ने भी यही कहा था। एंडर किंग के पास इतनी शक्तियां नहीं है कि वो नेदर को अकेले जीत सके, उसकी कोई तो मदद कर रहा है। और अब तुम कह रही हो कि वो एंटिटी 303 नहीं, कोई और था। मुझे क्या लगता है कि ये दोनों शख्स एक ही है। तुमने सही कहा, मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन अभी हमारे लिए उससे ज्यादा जरूरी एंडर किंग को रोकना है, नहीं तो वो ओवरवर्ल्ड पे अटैक कर देगा। एंडर किंग को रोकने के लिए एंडर ब्राइन और एलेक्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाएंगे द ग्रेट नेदर के अंदर,
जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें काफी अजीब फील होता है और तभी एंडर ब्राइन चेंज हो जाता है एक नॉर्मल इंसान में। ये देखकर एलेक्स पूछती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, तुम्हारी शक्तियां कहाँ चली गई। तो एंडर ब्राइन सारी बातें बताता है कि जब भी वो एंड से बाहर जाता है तो उसकी शक्तियां गायब हो जाती हैं, उसे भी नहीं मालूम कि उसकी शक्तियां कहाँ चली जाती हैं। और ये बात कर कर दोनों आगे बढ़ते हैं और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा तबाही दिखता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई पीटी हुआ है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक ऐसा बायोम दिखता है जो कि था तो एंडर का, लेकिन वो नेदर के अंदर मौजूद था। मतलब कि एंड की पावर अब नेदर पे हावी हो चुकी थी और उसके काफी सारे जो बायोम्स हैं वो भी चेंज होने लगे थे एंड बायोम्स में। जब एंडर ब्राइन उस बायोम में जाता है तो उसकी शक्तियाँ वापस से आ जाती हैं और जैसे ही उस बायोम को छोड़ता है उस शक्तियाँ वापस से गायब हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि ये कोई खेल चल रहा है। कुछ सालों तक भटकने के बाद फाइनली जाकर उन्हें द ग्रेट क्रिम्सन एम्पायर मिल जाता है जो कि अपने शक्तियों के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके ऊपर अब एंडर किंग का कब्जा हो चुका था। वो पीछे के रास्ते से राजमहल के अंदर घुसते हैं जहां पर कोई भी सैनिक नहीं था और वो दो हिस्सों में बच जाते हैं ताकि एंडर किंग को जल्दी से ढूंढ सके। सैनिकों से बचते बचाते वो काफी देर तक राजमहल के अंदर घूमते रहा। तभी उसे दो आदमी दिखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे, तो वो छुपके से उनकी बातें सुनने चला जाता है। क्या मतलब कि काम नहीं हुआ? मैंने कहा था कि एंडर ब्राइन को मार डालना, तो फिर वो बच कैसे गया? महाराज, हमारे सैनिक गए थे उन्हें मारने, लेकिन हमारे सैनिकों से पहले किसी और ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ये है कौन जिसने मेरे दुश्मनों को मारा? ये सब सुनने के बाद उसे मालूम चलता है कि सामने जो आदमी खड़ा है ये और कोई नहीं एंडर किंग है। जब से उसने नेदर को जीता है तो उसे नेदर की भी शक्तियां मिल गई हैं और इसके कारण से उसका पूरा का पूरा हुलिया चेंज हो गया है। तभी उसके पीछे से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो हेलो हेलो, मैं यहाँ पे समोसा बेचने आया था। आप लोग खाते हैं क्या समोसा? हाँ। एंडर ब्राइन, मेरे पुराने साथी, तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पर आओगे और मुझे मार कर चले जाओगे? सैनिकों, इसे जेल के अंदर डाल दो। उसे जिस जेल के अंदर डाला जाता है उसके सामने एक खिड़की था और उसके अंदर से उसे एक और आदमी दिखता है जिससे वो थोड़ी बातें भी करता है। बात करते समय उसे मालूम चलता है कि उसके सामने और कोई नहीं द ग्रेट नेदर किंग दैत्यान है। जब उन्हें एंडर ब्राइन के बारे में मालूम चलता है कि एंडर ब्राइन के पास एंड गॉड के शक्तियों का अंश है, तब वो उसे कहते हैं कि अपने हाथों को आगे करो और अपने शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित करने की कोशिश करो। और वो भी वैसा ही करने लगते हैं। वो भी अपना हाथ आगे करते हैं और आंख बंद करके कोशिश करते हैं कि सारी की सारी शक्तियों को हाथों में केंद्रित किया जा सके। और जैसे ही उन दोनों की शक्तियाँ केंद्रित हो जाती हैं तभी वहाँ पर एक स्पार्क होता है और तुरंत ही वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण से जो केज है वो टूट जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। एंडर ब्राइन को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे। तो वो बताते हैं कि जब भी कोई दो डायमेंशन के शक्तियों का अंश एकदम करीब करीब आता है तो उनके कण आपस में चिपक जाते हैं और इसके कारण से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी भागते हुए एलेक्स ब्राइन भी वहां पे पहुंचती है और उसके पीछे भी काफी सारे सैनिक पड़े हुए थे। तभी एलेक्स अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और तीनों को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। वहां पर पहुंचने के बाद तीनों आपस में बातचीत करते हैं कि कैसे हम लोग एंडर किंग को रोक सकते हैं ओवरवर्ल्ड में अटैक करने से। तब दैत्यान बताते हैं कि जब एंडर किंग ने नेदर को जीत लिया तो मेरे पास जो नेदर गॉड के शक्तियों का अंश था उसने भी उसे छीन लिया और अपने अंदर समा लिया ताकि उसे और ज्यादा शक्ति मिल सके और उसने मुझे जेल के अंदर कैद कर दिया। लेकिन दो डायमेंशन की शक्तियां इतनी आसानी से आपस में नहीं मिलती हैं। उसके लिए एंडर किंग को अभी 250 साल और लगने वाले हैं। तो हमारे पास 250 साल हैं जिसमें हमें तैयारी करना होगा ताकि हम लोग एंडर किंग को रोक सके, क्योंकि अगर हम उसे नहीं रोक पाए तो कोई नहीं बचेगा। दैत्यान ने ये भी बताया कि जब एंडर किंग और नेदर के बीच में लड़ाई चल रहा था तो वो कुछ तो ऐसा कर रहा था जिसके कारण से हमारे सैनिक हमारे ऊपर ही अटैक कर रहे थे और हमारे सैनिकों को ही मार रहे थे। उनकी आंखें ग्रीन हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें वश में कर लिया है। हमारे ऊपर भी एंटिटी 303 ने अटैक किया था और उसकी आंखें भी ग्रीन थी। वही तो, ऐसी शक्तियां एंडर किंग के पास कैसे हो सकती हैं?
क्योंकि ऐसी शक्तियां तो सिर्फ और सिर्फ डीप डार्क गॉड के पास हैं। तो क्या इसका मतलब कि डीप डार्क गॉड एंडर किंग की मदद कर रहा है? जैसे ही वो ये नाम लेता है वैसे ही तूफान आने लगता है और काफी ज्यादा धूल उड़ने लगता है, जिसके कारण से उन्हें कुछ ठीक से दिख नहीं पाता है। तभी एलेक्स, ब्रायन और डेत्यान कहते हैं कि मैं ठीक से मूव नहीं कर पा रहा, ऐसा लग रहा है कि किसी शक्ति ने मुझे जकड़ लिया है। तभी वहाँ का धूल कम होता है और उनके सामने था एंटिटी 303, जो कि सीधे एंडर ब्रायन के ऊपर अटैक कर देता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो एंडर ब्रायन की अंदर की शक्ति को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, उसे खींचने की कोशिश कर रहा है और वो उसमें कामयाब भी हो रहा था। वहाँ एंडर ब्रायन तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो एकदम बेबस बेसहारा था। एंडर ब्रायन की जान जाने ही वाली होती है, तभी एंटिटी के ऊपर कोई खतरनाक तरीके का वार करता है, जिसको एंटिटी सह नहीं पाता है और वो वहां से भाग जाता है। वो वार करने वाला और कोई नहीं, एंडर ब्रायन का दुश्मन हीरो ब्रायन था, जिसको देखने के बाद एंडर ब्रायन भड़क उठता है और उसके पास जाकर बोलता है, तू नहीं मेरे माता पिता को मारा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हीरो ब्रायन। अबे चुप, मुझे नहीं मालूम कि तू कौन है और मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन तू एक बात अपने खोपड़ी में बैठा ले कि अगर तू मुझे परेशान करता है, मेरे बीच आता है, तो अगला सुबह देखने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। तब डेत्यान उनके बीच में आते हैं और दोनों को शांत कराते हैं। वो एंडर ब्रायन से कहते हैं कि देखो, मुझे नहीं मालूम कि तुम दोनों के बीच में क्या लफड़ा है और क्या तुम्हें बदला लेना है उससे, लेकिन अभी बदला लेने का समय नहीं है, क्योंकि हीरो ब्रायन ही वो है जो कि हमारी मदद कर सकता है एंडर किंग को रोकने में। वो एक काफ़ी ज़्यादा मजबूत कड़ी बन सकता है हमारे लिए, तो इसलिए अपने दुश्मनी को बाद में निभाना, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनी के कारण पूरा का पूरा मल्टीवर्स बलि का बकरा बन सकता है। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर इसको बुलाया किसने यहाँ पर? मुझे यहाँ किसी ने बुलाया नहीं है, मैं डेत्यान से मिलने आया हूँ, क्योंकि ओवरवर्ल्ड का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है। आसमान का रंग बदल चुका है, मौसम खराब हो रहा है, पेड़ पौधे सूखने लगे हैं और बहुत सारे जानवरों को अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं। वहाँ का हालात बद से बदतर होते जा रहा है और इस कारण से मैं यहाँ पर आया हूँ। तब डेत्यान उसे सारी बात बताते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और इस सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है। वो सारे लोग मिलकर प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं कि कैसे वो लोग एंडर किंग को रोक सकते हैं। एंडर किंग को एंड और नेदर डायमेंशन में हराना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि पहले से उसके पास उस डायमेंशन की शक्तियाँ थी। तो उसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका था कि जब वो ओवरवर्ल्ड के अंदर अटैक करेगा तब उससे हराया जाए। सारा प्लानिंग अच्छे से हो रहा था, लेकिन एंडर ब्रायन का हालत वो अच्छा नहीं था। अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था और उसके चेहरे से साफ मालूम चल रहा था कि अगर उसको तलवार दे दिया जाए तो वो हीरो ब्रायन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एलेक्स ब्रायन भी उससे समझाती है और फाइनली जाकर एंडर ब्रायन समझ जाता है, लेकिन वो एक कंडीशन रखता है कि अगर लड़ाई समय उसे कहीं भी मौका मिल गया हीरो ब्रायन को मारने का, तो वो मौका छोड़ेगा नहीं और हीरो ब्रायन को मार डालेगा। उन सब के बीच थोड़ी और बातचीत होती है और उसके बाद वो सारे डिवाइड हो जाते हैं ताकि वो तैयारी कर सके एंडर किंग को रोकने का। हीरो ब्रायन और डेत्यान चले जाते हैं ओवरवर्ल्ड ताकि वो एक सेना को तैयार कर सके। एंडर ब्रायन चला जाता है एंड डायमेंशन के अंदर ताकि वो थोड़ी ट्रेनिंग कर सके और अपने शक्तियों को कंट्रोल करना सीख सके और अच्छे से। और एलेक्स चली जाती है एंडर ब्रायन का इलाज ढूंढने ताकि जब एंडर ब्रायन ओवरवर्ल्ड के अंदर जाए तो उसकी शक्तियाँ गायब ना हो, वो उसकी शक्तियों के साथ ही लड़े। कई सालों तक एंडर ब्रायन ने काफ़ी ज़्यादा टफ ट्रेनिंग किया, जिसके कारण उसने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। साथ में उसने ये भी सीख लिया कि अपनी शक्तियों को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे अपनी शक्तियों को एक जगह नियंत्रित करते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर उसने काफ़ी सारे नए नए शक्तियों के बारे में सीखा जो कि उसके अंदर मौजूद था, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि उसे उसके बारे में मालूम ही नहीं था। हर दिन की तरह वो अपना ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उससे एलेक्स ब्रायन दिखती है जो कि दौड़ती हुई उसके पास आ रही थी।
उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि काफ़ी सालों बाद वो उससे मिल रहा था। उसने उसे बताया कि उसकी शक्तियाँ क्यों गायब हो जाती हैं जब भी वो किसी दूसरे डायमेंशन में जाता है तो, और साथ में एक पोर्शन भी दिया जिसको पीने से उसकी जो शक्तियाँ हैं वो हमेशा रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस डायमेंशन के अंदर है। जैसे ही एंडर ब्राइन वो जादुई पोर्शन पीता है वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा शक्ति महसूस करने लगता है और उसकी जो पूरा का पूरा अपीयरेंस था वो चेंज हो जाता है। तभी उसे अपने पिता की तलवार याद आती है जो कि हीरो ब्राइन से फाइट करते समय उसके पास ही गिर गया था। उसे लगता है कि हीरो ब्राइन ने जरूर उस तलवार को ले लिया होगा और वो तलवार अभी भी उसी के पास होगा, इसलिए वो सीधे चला जाता है ओवरवर्ल्ड के अंदर ताकि वो हीरो ब्राइन से अपनी तलवार को ले सके। जब वो ओवरवर्ल्ड पहुंचता है तो उसका हालत देखकर वो दंग रह जाता है क्योंकि उसका हालत खराब होते जा रहा था। थोड़ा सा ढूंढने के बाद उसे दैत्यान और हीरो ब्राइन का बेस भी मिल जाता है जिसके अंदर सेना को तैयार किया जा रहा है। वो वहां पहुंचकर हीरो ब्राइन से पूछता है कि मेरे पिताजी की तलवार कहाँ है जो कि तुमने चुराया है। ये सुनने के बाद हीरो ब्राइन भड़क उठता है और वो बोलता है मेरे पास तलवार नहीं है और अगर होता भी तो मैं तुम्हें नहीं देता। दोनों आपस में फिर से झगड़ा करने लगते हैं और ये देखकर दैत्यान वहां फिर से आता है और दोनों को कहता है कि क्या बच्चों जैसा लड़ रहे हो, यहाँ पर इतना बड़ा युद्ध होने वाला है और तुम लोग अगर ऐसे लड़ोगे तो कैसे चलेगा। वो हीरो ब्राइन से कहते हैं कि अगर तुम्हें मालूम है कि उसकी तलवार कहाँ है तो उससे बता दो। कई सालों पहले जब तुम पागल जैसा मेरे पास आए थे मुझे मारने के लिए और मैंने तुम्हें उस समय मार दिया था तो तुम्हारी तलवार वहां पर गिरी थी मेरे सामने, लेकिन जब मैं उसे उठाने गया तो वो अपने आप गायब हो गया। गायब हो गया? ये कोई सेंस नहीं बनता है। वो तलवार है कि मिस्टर इंडिया के गायब हो गया और मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। वो गायब हो गया तो मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। तब दैत्यान बोलता है कि ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि अगर दीपदार गॉड एंडर किंग की मदद कर रहा है तो उसे हम कैसे रोकेंगे, क्योंकि दीपदार गॉड अगर एंडर किंग की मदद करते रहा तो एंडर किंग को हम लोग कभी नहीं हरा सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितनी बड़ी सेना है और कितने ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं, एंडर किंग हमारे ही सैनिकों को काबू करके हमारे ही सैनिकों को मरवाएगा। दैत्यान सही था, इन सब के पीछे दीपदार गॉड का हाथ है और उसके बारे में हमें एक ही शख्स जानकारी दे सकता है, उसका नाम है जाइंट एलेक्स। हमारे योद्धा एक ऐसी लड़ाई करने जा रहे थे जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इस लड़ाई को जीतना उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि इसी से ओवरवर्ल्ड का भविष्य तय होना था। इसलिए वो लग पड़े इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए। उनके सामने सबसे बड़ा खतरा था दीपदार गॉड की शक्तियाँ। फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितनी बड़ी सेना है, फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने महान योद्धाएं हैं और फर्क ये भी नहीं पड़ता कि उन योद्धाओं के पास कितने खतरनाक हथियार हैं। हम हारेंगे ही क्योंकि दीपदार गॉड के शक्तियों की मदद से एंडर किंग हमारे ही सैनिकों के माइंड में घुस के उन्हें कंट्रोल करके हमारे सैनिकों के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करेगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दीपदार गॉड के शक्तियों के बारे में सिर्फ एक ही शख्स अच्छे से जानता है और वही है जो कि इन शक्तियों को रोक सकता है ताकि वो दूसरे माइंड को कंट्रोल ना कर सके, और उसका नाम है जाइंट एलेक्स। इसलिए एलेक्स ब्राइन चली जाती है जाइंट एलेक्स को एंड की गहराइयों में ढूंढने। हीरो ब्राइन के पास पहले से काफ़ी बड़ी सेना थी लेकिन वो काफ़ी नहीं थी नेदर और एंडरमैन आर्मी को रोकने में। इसलिए दैत्यान हीरो ब्राइन और एंडर ब्राइन को ओवरवर्ल्ड को रीयूनाइट करने के लिए भेज देते हैं। वो दोनों अलग अलग एम्पायर में गए और उन्हें काफ़ी जगह से सपोर्ट भी मिला
क्योंकि लोगों को मरना पसंद था, गुलामी नहीं। उनमें से कुछ एम्पायर्स का नाम है द विच एम्पायर, जो कि अपने तंत्र मंत्र और काले जादू के लिए जाना जाता था। द विंडिकेटर्स, जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उनके लिए पैसे से ज़्यादा जरूरी आज़ादी था। द पिलेजर्स, जिनकी हिम्मत की लोग मिसालें दिया करते थे, और वो ग्रुप में तो बड़े बड़े जानवरों को भी मार डालते थे। द प्लेयर, जिनके जैसा चालाक और होशियार पूरे ओवरवर्ल्ड में कोई नहीं था। द विलेजर्स, जिन्होंने गाजर और आलू फेंककर हथियार उठा लिया ताकि वो अपने बच्चों को सुनहरा भविष्य दे सके। और ऐसे ही अनगिनत एम्पायर्स ने अपने कदम आगे बढ़ाया और इस लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिया। वह एंडर किंग भी शांत नहीं बैठा हुआ था, वो अपनी आर्मी को तैयार कर रहा था। वहां दैत्यान चला जाता है महर्षि ओवरवर्ल्ड की खोज में, जो कि अनंत सालों से एक विशालकाय पहाड़ के बीच में अपनी तपस्या कर रहे हैं। कई सालों के खोज के बाद उसे फाइनली जाकर वो पहाड़ मिल ही जाता है। थोड़ी सी माइनिंग करने के बाद उसके सामने थे महर्षि ओवरवर्ल्ड, जिनके तेज से दैत्यान ठीक से देख नहीं पा रहा था। जैसे ही दैत्यान उनके पास पहुंचता है, वैसे ही वो बोलते हैं, दैत्यान, तुम बिल्कुल अपने पूर्वजों पे गए हो। वो भी बिना बताए ऐसे ही आ जाया करते थे। उन दोनों के बीच कुछ देर बातचीत होता है और उसके बाद दैत्यान अपना प्रॉब्लम बताता है कि आखिर कैसे हम लोग एंडर किंग को हरा सकते हैं। तब महर्षि ओवरवर्ल्ड कहते हैं, जिसको जो चाहिए उसको वो दे दो, खाली हाथ ही सबको जाना है। और इतना कहते ही वो वहां से गायब हो जाते हैं। बेस पर पहुंचकर दैत्यान ये जानकारी हीरो ब्राइन और एंडर ब्राइन को देता है। तभी वहां पर एलेक्स आती है जाइंट एलेक्स को लेकर। जाइंट एलेक्स उन्हें सारी जानकारी बताती है कि आखिर कैसे एंडर किंग डीप डार्क गॉड की शक्तियों को इस्तेमाल कर पा रहा है, और इसकी पूरी जानकारी इस एपिसोड के अंदर दिखाई गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जाइंट एलेक्स सारे लोगों के ऊपर एक ऐसा जादू करती है जिससे वो थोड़ा और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं और एंडर किंग उन्हें कंट्रोल भी ना कर पाए। उसके बाद वो होता है जिस पर सबकी आंखें टिकी हुई थी। ओवरवर्ल्ड पर एंडर किंग अटैक कर देता है, और वो भी एंड और नेदर की सेना के साथ। और ऐसे शुरू होता है वो युद्ध जो कि कई सालों तक चलते रहा। इस युद्ध के दौरान जंगलों के जंगल जल गए, शहर रहने लायक नहीं बचे, नदी लाल पड़ गई, हर आम आदमी अपने आजादी के लिए लड़ रहा था। एंडर किंग के पास एक काफी बड़ी सेना थी, क्योंकि उसके अंदर नेदर और एंड दोनों के लोग शामिल थे, और इस कारण से उसने एक बार में ही ओवरवर्ल्ड के कई जगहों पर एक साथ अटैक किया। कई जगह ऐसे थे जहां पर ओवरवर्ल्ड की सेना ने डटकर मुकाबला किया और एंडर किंग के सेना को वहां पर धूल चटा दिया, और कुछ ऐसे भी जगह थे जहां पर एंडर किंग की सेना ने अपना पंचम लहराया। कई सालों के युद्ध के बाद एंडर किंग समझ जाता है कि अगर उसे इस युद्ध को जीतना है तो उसे सबसे पहले जाइंट एलेक्स को मारना पड़ेगा, क्योंकि उसके शक्तियों के कारण वो किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर क्या था, उसने एक षड्यंत्र रचा और उसमें जाइंट एलेक्स मारी गई।
उसके बाद एंडर किंग ने ओवरवर्ल्ड की आधी सैनिकों को अपने वश में कर लिया और ओवरवर्ल्ड को अपने कब्जे में कर लिया। इस युद्ध के दौरान एलेक्स ब्राइन और हीरो ब्राइन की भी मौत हो जाती है। हीरो ब्राइन एक ऐसा शख्स था जिसको ओवरवर्ल्ड के राजा महाराजाओं ने अपना लीडर माना था और उसके मरने के बाद उन सारे लोगों की उम्मीदें टूटने लगी। वो यूनाइटेड ओवरवर्ल्ड बिखरने लगा और इसका फ़ायदा उठाकर एंडर किंग ने ओवरवर्ल्ड को झुकने पर मजबूर कर दिया। अपने दोस्तों की मौत की खबर सुनने के बाद एंडर ब्राइन पागल सा हो जाता है। उससे अपने आप से घृणा हो चुकी थी क्योंकि सारे लोगों ने उसके ऊपर इतना विश्वास किया, लेकिन उसने सबका विश्वास तोड़ दिया। वो गम में इतना डूब चुका था कि मौत ही उसे आराम दिला सकती थी और इसलिए उसने फैसला किया कि या तो वो रहेगा नहीं तो एंडर किंग। तभी दैत्यान उसे एक जगह टेलीपोर्ट करता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम उसके पास डायरेक्ट जाओगे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं एंडर किंग को रोक पाता तो मेरे सारे दोस्त आज जिंदा होते। सबको लगता था कि मैं रोकूंगा एंडर किंग को, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। वो एक एक करके मेरे कितने दोस्तों को मार डाला, मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें मालूम है, सारे लोगों को हीरो ब्राइन पर विश्वास था, लेकिन हीरो ब्राइन को तुम पर विश्वास था, तुम पर, और तुम उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकते हो। और रही बात एंडर किंग की, तो उसे अभी भी रोका जा सकता है क्योंकि उसने ओवरवर्ल्ड पे कब्जा किया है। उसे अभी तक शक्तियों का अंश नहीं मिला है। अगर तुम अपने दोस्तों से सच में प्यार करते थे तो चलो मेरे साथ। ये हमारे पास आखिरी चांस है एंडर किंग को रोकने का, क्योंकि अगर अभी नहीं रोक पाए तो उससे कभी कोई नहीं रोक पाएगा। कई सालों के बाद उन्हें द एंशिएंट सिटी ऑफ नॉलेज मिल जाता है, जहां पर उन्हें एक एंशिएंट लाइब्रेरियन मिलते हैं जो कि ओवरवर्ल्ड के बारे में सब कुछ जानता था। तब दैत्यान बोलता है, हम यहाँ पर ये जानने आए हैं कि ओवरवर्ल्ड गॉड के शक्तियों का अंश कहाँ छुपा कर रखा गया है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देखिए, हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ओवरवर्ल्ड का भविष्य खतरे में है। इसको समझने की आप कोशिश करिए। सिचुएशन को अच्छे से समझाने के बाद वो फाइनली जाकर बताते हैं ओवरवर्ल्ड गॉड के शक्तियों के अंश को कई समुंदर पार पहाड़ों के पीछे द टेम्पल ऑफ नॉच के अंदर रखा गया है। वो उन्हें एक मैप भी देते हैं और एक शॉर्टकट भी बताते हैं, जिसको जानने के बाद वो चल पड़ते हैं द टेम्पल ऑफ नॉच की खोज में। कुछ सालों बाद वो टेम्पल ऑफ नॉच के पास तो पहुंच गए, लेकिन वो लेट हो चुके थे। टेम्पल के आगे वाला विलेज को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि इस विलेज के लोगों ने एंडर किंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन एंडर किंग कहाँ रुकने वाला था। हर जगह आग लगा हुआ था, मतलब कि कुछ देर पहले ही एंडर किंग ने यहाँ पर अटैक किया होगा। वो आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उन्हें एक सैनिक दिखता है जो कि कोई आम सैनिक नहीं था। वो अपने आप को कई सैनिकों में बदल सकता था और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी था कि उसे दूर से ही मार दिया जाए, वो भी एक ही बार में। इसलिए दैत्यान एंडर ब्राइन को एक दिव्य धनुष देता है ताकि वो उसे एक बार में ही मार दे, और उसने ऐसा ही किया। उसको मारने के बाद वो दोनों टेम्पल के अंदर चले जाते हैं और कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें फाइनली जाकर एक बंदा दिखता है जो कि उल्टा मुड़ा हुआ था। लेकिन एंडर ब्राइन और दैत्यान का आवाज़ सुनकर वो पलटता है और वो और कोई नहीं एंडर किंग था। उसे ओवरवर्ल्ड के शक्तियों का अंश भी मिल जाता है। मेरे पुराने दुश्मन एंडर ब्राइन और दैत्यान भी है साथ में। वाह, बड़े सालों बाद मुलाकात हुई तुम दोनों से। देखो मैं क्या बन चुका हूँ। मुझे बचपन से ही शक्तियाँ चाहिए थी और आज देखो, आज मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं पूरे के पूरे ओवरवर्ल्ड को चुटकी में मसल सकता हूँ। तभी एंडर ब्राइन को वो बात याद आती है जो कि दैत्यान ने उससे कुछ सालों पहले बताया था। जिसको जो चाहिए उसको वो दे दो,
खाली हाथ ही सबको जाना है। जिसको जो चाहिए वो उसे दे दो, सबको खाली हाथ ही जाना है। और इतना कहकर एंडर ब्रायन अपनी बच्ची कुची शक्तियाँ एंडर किंग को देने लगता है। दैत्यान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एंडर ब्रायन करना क्या चाहता है। दैत्यान, लगता है तुम्हारा दोस्त पागल हो चुका है, वो अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे रहा है। एंडर ब्रायन, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन कुछ देर बाद एंडर किंग को दर्द होने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हो चुकी थी और इस कारण से उसकी शक्तियाँ उसी के शरीर को खाने लगी थी और देखते ही देखते एंडर किंग भाप बन जाता है। और वहाँ एंडर ब्रायन एकदम कमज़ोर हो चुका था और वो भी मरने के हालत में था। लेकिन दैत्यान उसे संभालता है और उसे घर ले जाता है। अपनी शक्तियों को निछावर करके एंडर ब्रायन ने ओवरवर्ल्ड को तो बचा लिया था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। वो भले ही ये लड़ाई जीत गया हो, लेकिन अंदर से वो पूरी तरीके से टूट चुका था और इसलिए उसने अपने आप को एक माउंटेन के अंदर कैद कर लिया। वहाँ दैत्यान को नेदर में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, उसकी प्रजा की जिम्मेदारी, और इसलिए वो नेदर में चला गया। लेकिन वो भूल गए कि डीप डार्क डायमेंशन में अभी भी क्रैक है। कुछ सालों बाद डीप डार्क गॉड 2 लोगों को मिनियंस बना लेता है, मतलब कि वो लोग अब डीप डार्क गॉड के कंट्रोल में थे और वो उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ कोई जिंदा इंसान जाना पसंद नहीं करेगा। वो दोनों जब फोर्ट्रेस के अंदर जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो सब ठीक था, लेकिन थोड़ा और अंदर जाने के बाद वो किसी दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं। उस जगह के बीच में एक अजीब सा स्ट्रक्चर था और उसी स्ट्रक्चर के आगे वो दोनों खड़े होकर पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं और देखते ही देखते वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और तुरंत ही उस स्ट्रक्चर के बीच में जाकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। जैसे ही रात होता है तो उनके ऊपर बिजली गिरती है और वो एक ऐसे क्रिएचर में बदल जाते हैं जो कि कई सालों से सोया हुआ था, द डेथ लॉर्ड।